जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इन दिनों मैं चुनावी दौरे पे हूँ साहब। और हिंदुस्तान में जो ये यूपी का जो इलेक्शन होता है ना, ये लोकसभा आम जनरल इलेक्शंस के बाद देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। और उसका मैं जायज़ा लेने निकला हूँ। और शुरुआत मैंने की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लखनऊ होते हुए। कल हम आजमगढ़ में थे, आज भी सारा दिन हम आजमगढ़ में घूमे और इस समय मैं गाज़ीपुर की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ। और इस पे मैं लंबी बात करूँगा आपसे, कई एपिसोड्स में मेरा ये चुनावी दौरा मैं आपको अपने चुनावी अनुभव सुनाऊँगा कि मैं शहर में मैं कभी भी जो चुनाव का जो जायज़ा है ना, वो शहर में नहीं लेता हूँ। आई ऑलवेज़ गो टू विलेजेस, इंटीरियर विलेजेस। मैं गाँव के आम आदमी से बात करता हूँ। तो एक बात बता दूं मैं आज कि अब तक कांग्रेस की ना 8-9 सीटें आ जाया करती थी, पर आई थिंक ये एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुझे ऐसा पूरा अंदेशा हो गया है कि शायद इस बार कांग्रेस की सिर्फ एक सीट आएगी। मेरा अंदाजा यही है। एक आध कोई वो है, जो अपने ये रामपुर खास है, प्रमोद तिवारी है ना, इनकी बेटी लड़ती है चुनाव डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में, रामपुर खास सीट से। तो उसकी एक सीट आ सकती है। इसके अलावा एक आध कोई भूली भटकी छोटी छटकी कोई ऐसे तुक्के से आ जाए तो आ जाए। इसके अलावा मुझे लग नहीं रहा कि कांग्रेस की एक भी सीट इसके अलावा आ पाएगी। तो आज ना मैं ऐसे बैठे बैठे, आज में हम लोग कई लोग मित्र थे बैठे आजमगढ़ में, चर्चा कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस इस दुर्दशा को क्यों प्राप्त हुई। और तो इसके ऊपर भी बड़े लंबे लंबे अध्याय लिखे जा सकते हैं और कांग्रेस की क्यों दुर्दशा हुई ज्यादातर लोग जानते हैं। पर मैंने वहां पे एक बात कही थी कि आज भारतीय लोकतंत्र में जितनी भी बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, जो भी लोकतंत्र में गंदगी है चुनावी राजनीति में, सबकी जननी कांग्रेस रही है। इस देश में आज जो कुछ भी बुरा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जातिवाद हो इस देश में, चाहे गुंडागर्दी हो, है चाहे ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए के जो घोटाले हैं ये हो, हमारे देश में बूथ कैप्चरिंग हो, हमारे देश में जातिगत राजनीति हो, हमारे देश में जीते हुए कैंडिडेट को जबरदस्ती कलेक्टर के द्वारा हरवा देना, जीते हुए को हरवा दिया, जो हारा था उसको बोला नहीं ये जीत गया, फलाने जीत गया। ये सब नेहरू जी के जमाने से शुरू हो गया था। इस देश का पहला जीप घोटाला जो है वो नेहरू जी के रक्षा मंत्री ने किया था। उस पर मैं आपको कभी डिटेल में कहानी सुनाऊंगा। और जब नेहरू जी के सामने वो घोटाला आया तो बोले अरे इतने बड़े देश में 50,000 रुपये का घोटाला था, और 1947-48 में, मतलब अभी देश का जन्म हुआ था और नेहरू की कैबिनेट में घोटाला हो गया था पहला। तो नेहरू ने उसको ये कह के खारिज कर दिया था कि अरे यार इतने बड़े देश में छोटा मोटा घोटाला होता रहता है। उस दिन अगर नेहरू ने उस अपने रक्षा मंत्री की बलि ले ली होती ना, शायद इस देश में करप्शन नहीं आया होता। सबसे पहला बूथ कैप्चरिंग नेहरू ने कह के करवाई थी इसी रामपुर में 1952 के चुनाव में। फिर भी वो कांग्रेस के खिलाफ जो कैंडिडेट नेहरू जिसको जितवाना चाहते थे, वो बंदा उस तमाम बूथ कैप्चरिंग के बाद फिर भी हार गया। तो नेहरू ने कलेक्टर को बोल के ना उसको जीता वो घोषित करवा दिया था। ये किस्सा भी मैं आपको किसी दिन इंडिपेंडेंटली सिर्फ इसी किस्से पे एक एपिसोड सुनाऊंगा। मतलब कहने का मतलब 1952 में नेहरू जी ने यह सब शुरू कर दिया था। फिर चोर गुंडे बदमाशों से बूथ कैप्चरिंग कराना, यह भी कांग्रेस की देन है। जातिवादी राजनीति करना, फलानी तुम फलानी जाति का है तो इसको इतना है, इसका इतना वोट है तो इस जाति को टिकट दे दो, इसको जितवा लो, यह भी कांग्रेस की ही देन है। यह भी नेहरू जी के जमाने से शुरू हो गई थी। फिर उसको धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने और इसके आने वाले उनकी पार्टी में और बाकी लोगों ने इसको और पुष्ट किया, पर शुरुआत नेहरू जी कर गए थे।
तो आज मुझे ना वही उसी में एक बैठे बैठे किस्सा याद आ गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी देश में और सारे लोकतंत्र को जो है हमारे जेल में बंद कर दिया। लोकतंत्र सब बंद। तो सब इमरजेंसी के दौरान इनका एक काकस था, बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल, ये अंबिका सोनी, इस टाइप के जो इनका चेला चप्पड़ थे, ये सब अब संजय गांधी की जो मंडली थी, ये इंदिरा गांधी को बोलते थे कि अरे आप तो देश में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हैं कि पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी, आप चुनाव करा लीजिए, आप अगर अभी चुनाव करा लेंगे तो बम्पर वोट से जीत जाएंगी। इंदिरा गांधी साहब उनके बातों में आ गए और उन्होंने चुनाव करा लिए। विपक्ष सारा एकजुट हो गया और उन्होंने जनता पार्टी नामक एक पार्टी बना ली जिसमें सारा विपक्ष एक साथ आ गया। सब चुनाव हुए और उस चुनाव में इंदिरा गांधी की बहुत करारी हार हुई। अब सब हार हुई तो अब इंदिरा गांधी के ऊपर को जो अभी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो 1978 में जनता पार्टी की बनी थी, उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर था कि इन तमाम अत्याचारों के लिए इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए। और पता नहीं क्या सोच के मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवा लिया। तो इंदिरा गांधी साहब वो बड़ा फेमस है कि जब गई तो नहीं, पहले पहले हथकड़ी लगाओ, मुझे हथकड़ी लगाओगे मैं तभी जाऊंगी, पूरा नाटक किया था इंदिरा गांधी ने। और हिंदुस्तान की जनता इतनी मूर्ख है कि किसी को भी आप जेल भेजो तो इतनी जबरदस्त सहानुभूति लहर चल पड़ती है कि यहाँ इस देश में चोर उचक्कों के लिए, डाकुओं के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए सहानुभूति लहर बड़ी तेजी से चलती है। तो तब जैसे इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई और वो फोटो प्रकाशित हुई, अरे हमारे इंदिरा अम्मा को तो जेल में डाल दिया, और तब इंदिरा जी के पक्ष में सहानुभूति लहर चल पड़ी। तो साहब ये उस दौरान की बात है। तारीख थी साहब 20 दिसंबर 1978। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 410 कलकत्ता से रवाना हुई साहब दिल्ली के लिए। तो बनारस में उसमें नहीं, बनारस में नहीं, लखनऊ में उसमें 2 यात्री सवार हुए, यंग लड़के थे। और प्लेन जब लखनऊ से वापस दिल्ली के लिए उड़ा तो जब दिल्ली और लखनऊ के बीच में था तो वो दोनों यात्री उठे और आगे की तरफ गए जिधर कॉकपिट होता है, और वहाँ पे जाके बोले कि हमें कप्तान से बात करनी है। तो उन दिनों ये, आजकल तो टेररिज्म को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई और बहुत ज़्यादा वो प्रोटोकॉल भी ऐसा हो गया, और अब तो कॉकपिट भी टोटली लॉक्ड आते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, और पुराने ज़माने में यात्री जो है वो पायलट जो था वो कॉकपिट खोल दिया करता था और यात्री कॉकपिट में चले जाया करते थे पुराने ज़माने में। एक बहुत फेमस फोटो भी है जिसमें राहुल गांधी जो हैं संजय गांधी के बगल में बैठ के, राजीव गांधी विमान उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी उसके बगल में बैठे हुए हैं। तो ऐसे हो जाया करता था। एक बहुत फेमस कांड ऐसा भी हुआ था कि एक पायलट जो है वो एयर होस्टेस के साथ मौज मस्ती ले रहा था कॉकपिट के अंदर उड़ते हवाई जहाज में। ऐसे भी कहानियां हैं। तो सब वो पायलट से मिलना है, पायलट से बात करनी है, ये कह के वो जब वो सामने उठे तो वहाँ पर एक एयर होस्टेस थे इंडियन एयरलाइंस की, वो बोली मैं पायलट से बात कर लेती हूँ। तो जब उसने पायलट से बात करने के लिए दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की या दरवाज़ा खुला, तब तक इन्होंने ज़बरदस्ती दरवाजे में घुसने की कोशिश की तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। पर वो मैग्नेटिक लॉक ऐसा ही था, इन्होंने 2 कंधे से वो उसको लात मारी, कंधा मारा तो वो दरवाज़ा खुल गया और पायलट जो है, पायलट के पास ये दोनों लोग पहुंच गए। और उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद पायलट ने घोषणा की कि हमारे हवाई जहाज को साहब किडनैप कर लिया गया है। उन दोनों किडनैपर्स का नाम था साहब भोलानाथ पांडे और देवेंद्र नाथ पांडे। तो साहब अब हड़कंप मचा। यूपी में राम नरेश यादव की मिनिस्ट्री थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, और केंद्र में वहां पे दिल्ली में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। तो साहब दोनों अपहरण करता, और विमान तब तक दिल्ली में लैंड करने वाला था। तो
अपहरणकर्ताओं ने कहा कि हवाई जहाज को मोड़ लो और इसको नेपाल ले चलो। तो पायलट ने बोला कि भैया नेपाल जाने लायक हमारे पास तेल नहीं है, हम इसको नेपाल नहीं ले जा पाएंगे। तो बोले फिर एक काम करो, फिर बांग्लादेश ले चलो। तो बोले नहीं, अगर नेपाल नहीं जा सकते तो बांग्लादेश कैसे चले जाएंगे, नेपाल नज़दीक है, बांग्लादेश दूर है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ले चलो ले चलो। उसने बोला अबे लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हो, अबे गधे, हवाई जहाज में तेल होता है तब उड़ता है, गधा गाड़ी नहीं है ये, ऐसे नहीं जा सकती। और जो पायलट थे ना, जो कैप्टन थे, उनका नाम था एमएन बट्टीवाला, बड़े सीनियर पायलट थे। तो बट्टीवाला ने देवेंद्र पांडे, भोला पांडे को उसके डांट दिया, जब बदतमीज, जो हम कह रहे हैं वो सुनो ध्यान से। बोला हाँ, बोले हवाई जहाज हम लैंड कराएंगे बनारस में। तो अब हवाई जहाज बनारस में लैंड हो गया। इधर दिल्ली ने जो है राम नरेश यादव को बोला कि भैया तुम जाओ देखो क्या डिमांड है अपहरणकर्ताओं की। तो वायरलेस पे बात हुई साहब। उसने बोला नहीं आप पहले आओ तब हम बात करेंगे। तो राम नरेश यादव जो है लखनऊ से, उन दिनों ये स्टेट एरोप्लेन में यूपी गवर्नमेंट के पास एक छोटा सा एक सेस्ना प्लेन होता था, वो छोटा सा होता है। तो वो सेस्ना में उड़ के जो है राम नरेश यादव साहब बनारस पहुँचे। बनारस में पहुँचे तो तब तक क्या हुआ कि उधर से ये सारी डेवलपमेंट बाहर चल रही थी। तो भोलानाथ पांडे और देवेंद्र नाथ पांडे जब हवाई जहाज बनारस में लैंड कर गया तो ये दोनों कॉकपिट से बाहर निकले और इन्होंने इंदिरा गांधी जिंदाबाद और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू किए और उन्होंने कहा हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी को जेल से रिहा किया जाए और संजय गांधी, इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे मुकदमे वापस लिए जाएं और इंदिरा गांधी जिंदाबाद, संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लाने लगे। और पूरी एक बाकायदा जैसे इलेक्शन में स्पीच दी जाती है वैसे स्पीच दी और उसको जो है ना कि ये तो हमारी तो सब दुर्गा का अवतार है, या है वहाँ है, और इंदिरा अम्मा जिंदाबाद का वो पूरा 15 मिनट का बाकायदा सब लेक्चर दिया गया। और जब वो लेक्चर खत्म हुआ तो यात्रियों ने बाकायदा ताली वाली भी बजाई। तो सब अब अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू हुई साहब। तो बातचीत में ये कहा गया कि साहब हमारी ये 4 डिमांड हैं, इंदिरा गांधी को रिलीज करो, संजय गांधी को रिलीज करो, इंदिरा गांधी और संजय गांधी से सारे मुकदमे जो हैं वो वापस लिए जाएं, और इसी प्रकार की 2-3 और फालतू की डिमांड्स थी उनकी। तो राम नरेश यादव को इंस्ट्रक्शन आई दिल्ली से कि इनकी कोई भी डिमांड जो है स्वीकार नहीं करनी है और इनसे बातचीत करो, नेगोशिएट करो और इनको कन्विंस करो कि वो सरेंडर कर दें। तो सब वो अब बनारस में एक कोने में हवाई जहाज को खड़ा कर दिया गया और ये शाम के लेट इवनिंग की बात है, सारी रात हवाई जहाज वहाँ खड़ा रहा और सुबह हो गई और कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो अब सब इतने सारे लगभग 125-130 यात्री थे सब उस विमान ने, और वो विमान मतलब इंजन विंजन बंद थे उसके, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई। तब तक फिर एक मैसेज आया बाहर से कि भैया आप एक काम करिए, सबसे पहले महिला यात्रियों को और जो फॉरेनर्स उसमें बैठे थे उनको कम से कम रिलीज़ कर दें। तो उन्होंने बोला नहीं हम बिल्कुल रिलीज़ नहीं करेंगे। और जो अपहरणकर्ता थे वो किसी को टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहे थे। तो ना उस विमान में 2 पूर्व मंत्री बैठे थे शायद, उसमें एक जो था वो बड़ा खड़ूस था। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मतलब वो एक कोहनी उसने मारी भोलानाथ पांडे को, भाग साले साइड हो, मैं जा रहा हूँ टॉयलेट, जो तू कैसे मुझे रोक लेता है। तो सब इस कदर जो है वो ये माहौल था पूरे प्लेन में। तो सुबह बहुत ज़्यादा जब सफोकेशन हो गई तो अपहरणकर्ताओं को ये कह के अथॉरिटीज़ ने मना लिया कि एक काम करो कि लोगों को सांस नहीं आ रही और उल्टियाँ उल्टियाँ हो रही हैं और बच्चे परेशान हो रही हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, तो एक काम करो कि आप जो है सिर्फ पीछे वाला दरवाज़ा खोल लेने दो हमें, जिससे कि हम फ्रेश एयर आ सके हवाई जहाज के अंदर। तो इसके लिए अपहरणकर्ता राजी हो गए। तो जब राजी हो गए तो वो पायलट ने जो पीछे वाला दरवाज़ा खोला तो उसी के साथ वो ना एक वो शूट होता है उसमें, जिसमें आदमी स्लाइड करके, जैसे बच्चे नहीं वो सरकते हैं,
झूला होता है, वैसा एक शूट होता है, उससे वो कि सीढ़ी न भी हो तो उस पे सरकते हुए यात्री प्लेन से नीचे उतर सकते हैं। तो जब वो शूट और दरवाजे खुल गए पिछले, तो एक यात्री जो है वो भाग के वहां से उठा और उस दरवाजे से बाहर कूद गया, और वहां पे तो वो एक प्लास्टिक का दरवाजा सा बन जाता है, एक सरकने का झूला सा, तो उस पर वो सड़क के नीचे आ गया। उनकी देखा देखी 50-60 यात्री, भगदड़ मच गई प्लेन में तब, और 50-60 यात्री जो है कूद के भाग गए। 50-60 अब भी उस प्लेन में थे। फिर हुआ साहब कि सरेंडर के लिए मनाया गया, नहीं माने। तब क्या हुआ कि भोलानाथ या देवेंद्रनाथ पांडे में से किसी एक के पिताजी को यूपी गवर्नमेंट ले आई, और फिर पिताजी ने जो है वो वायरलेस पे अपने बेटे से बात की कि हे बचवा, चला बहुत हो गली कुल नाटक है, इंदिरा अम्मा के कुछ न हुई, तू चल आवा, ए बेटा तू भारत सरकार के सामने सरेंडर कर दा। तो उसके बाद भोलानाथ और देवेंद्र पांडे ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद सब जांच हुई तो उनके पास जो है एक बॉल, क्रिकेट की बॉल के ऊपर उन्होंने वो ऊन लपेट रखी थी, और एक टॉय गन बच्चों वाली ले रखी थी। पर किडनैपिंग का एक प्रोटोकॉल होता है कि किडनैपर्स के पास क्या हथियार हैं, कैसे हैं। अगर आपके पास कोई मार्शल इत्यादि कोई कमांडो नहीं है अंदर प्लेन के, तो आप किसी भी किस्म की हाथापाई प्लेन के अंदर नहीं करेंगे और चुपचाप प्लेन को जमीन पे उतार लेंगे। ये किडनैपिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। इसलिए उनके पास असली हथियार है या नकली हथियार हैं, वो क्या है, कुछ नहीं है। उड़ते हवाई जहाज में कैप्टन या जो क्रू है वो इस डिटेल में नहीं जाता है, और वो कभी भी गलती से भी किसी किडनैपर को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करता। ये एक फ्लाइंग का प्रोटोकॉल है। तो साहब वो दोनों किडनैपर्स ने सरेंडर कर दिया, उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद जब ये खबर आई कि किडनैपर्स के पास तो सिर्फ सुतली वो ऊन का गोला था और एक टॉय गन थी बच्चों वाली, तो उसमें अब भारत में ये बहुत बड़ी घटना थी। परंतु कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन था, वो सब हंस रहे थे और भारत सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। ओ देखो ये कितनी डरपोक सरकार है कि ये टॉय गन से भी डरती है, ये सुतली बम से भी, सुतली लपेटी हुई अगर कोई बॉल हो तो उससे भी इसको डराया जा सकता है। और हम सुतली लपेट के एक क्रिकेट बॉल के ऊपर हमने मतलब दे वर सो प्राउड ऑफ इट कि हमने एक सुतली लिपटी हुई क्रिकेट की बॉल से इस सरकार को घुटनों पे झुका दिया। मतलब इतना रिडिकुलस एटीट्यूड था उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट का। और ये देखिए कि हमारे किडनैपर्स तो जी, उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बकायदा उन किडनैपर्स को ओन किया कि हमारे ये दुनिया की पहली जो है गांधीवादी किडनैपिंग हुई है साहब, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा और किसी यात्री को परेशान नहीं किया गया। और ये गांधीयन किडनैपिंग थी। हम गांधीवादी लोग हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं। देखो हमारे किडनैपर्स कितने शरीफ थे। खैर साहब, वो जनता पार्टी अपने आंतरिक अंतर्द्वंदों में आपस में ये कुत्ते की तरह लड़ पड़े सारे नेता, और सरकार जो है वो कुछ 1-1.5 साल में 2 साल में गिर गई। 1980 में दोबारा चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव, और उन मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने उन दोनों किडनैपर्स को कांग्रेस की बकायदा टिकट दी, और वो दोनों जेल के अंदर से चुनाव लड़े और जीत गए। और जीतने के बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहला कांग्रेस ने जो काम किया, इंदिरा जी की सरकार ने जो काम किया कि वो उन दोनों किडनैपर्स भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे के ऊपर से किडनैपिंग के जो सीरियस हीनियस क्राइम के जो मुकदमे लगे थे वो सब वापस ले लिए, और मुकदमे वापस ले लिए थे, वो बरी हो गए दोनों। उसके बाद साहब वो 1980 का भी चुनाव लड़े, 1985 का भी चुनाव लड़े, और भोलानाथ पांडे तो आप ये समझिए कि 1980, 1985, 89 और 91 4 बार
कांग्रेस के टिकट पे बलिया से चुनाव लड़े। और देवेंद्र पांडे जो है वो 1980 और 1985 में 2 बार चुनाव लड़े। इसके अलावा भोलानाथ पांडे को कांग्रेस ने 91 और 1991, 96, 99, 2004, 2009 और 2014, ये जब मोदी जी आए ना, तब तक सलेमपुर से कांग्रेस का टिकट दिया है। वो सांसदी का चुनाव लड़ते रहे, बेशक हारते रहे, पर कांग्रेस ने उनको कैंडिडेट बना के रखा है आज तक। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दोनों लोग बारी बारी से जनरल सेक्रेटरी रहे और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे। इस तरीके से कांग्रेस ने 2 हाईजैकर्स को, हवाई जहाज प्लेन हाईजैकर्स को रिवॉर्ड किया। अब ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र को इस प्रकार इस देश में चलाया है। और ये सब कब की बातें हैं? 1980 की और 1980 में। उस वक्त पंजाब में बहुत कायदे से टेररिज्म आ चुका था और इंदिरा गांधी की इन ढुलमुल नीतियों की वजह से ही पंजाब में इतना भयंकर टेररिज्म फैला। और उसी 1980, 81, 82, 83, 84 और 84 में तो इंदिरा जी को मतलब अब उनके ही अंगरक्षकों ने, तो सब इतनी ढुलमुल नीति थी कांग्रेस की इन आतंकियों के प्रति, ऐसे क्रिमिनल्स के प्रति, और ये इनकी पॉलिसी थी। ये इतना लाइटली लेते थे हर चीज को। आप अगर पंजाब का पूरा इतिहास उठा के देखें तो इन्होंने जानबूझ के पंजाब में टेररिज्म क्रिएट किया था, जानबूझ के ऐसे तत्व पैदा किए थे जिससे कि पंजाब में अकालियों को कमजोर किया जा सके। और उसका नतीजा फिर सारे देश ने भुगता कि पंजाब जैसा हमारा इंपॉर्टेंट स्टेट जो है वो 15-16 साल तक आतंकवाद की आग में झुलसता रहा। और उसी आतंकवाद की आग में फिर हमने अपने 2 प्रधानमंत्री, खुद इंदिरा गांधी उसी की बलि चढ़ गई। और तब ये थी कांग्रेस की लीडरशिप, ये थी कांग्रेस की दूरदर्शिता। और उसी लीडरशिप का नतीजा है, उसी नकारा निकम्मी, है ना, लीडरशिप का नतीजा है कि आज कांग्रेस इस दशा तक आ गई है कि आज 1 सीट को भी यूपी जैसे स्टेट में कांग्रेस तरस गई है, 1 सीट को भी। अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने दीजिए। इस बार यूपी में अब तक भाई एक को तो वायनाड भगा दिया अमेठी से, रायबरेली में अम्मा थी ना, इस बार रायबरेली भी हारेंगी। सिर्फ अदिति सिंह की बदौलत ये रायबरेली जीत जाते थे, इस बार रायबरेली में भी इनका सुपड़ा साफ होना है। कहने का मतलब 2024 का जब अगला जनरल इलेक्शन होगा तो कांग्रेस की 1 भी सीट लोकसभा में नहीं आएगी। और इस विधानसभा में मेरा पूरा विश्वास है मुझे कि 1 सीट अगर कोई होगी तो दूसरी कोई भूली भटकी छटकी आ जाए। तो ये कांग्रेस की दशा हो गई है हिंदुस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में। और मैं आगे ये अपना ये आरोप दोहरा रहा हूं कि इस देश में जितनी भी बुराइयां हैं आज इस समाज में, ये सब कांग्रेस की देन है। और हर एक चीज को मैं ऐसे लंबा मैं आपके आने वाले समय में ना इनकी एक एक इन्होंने कैसे कैसे इन्होंने देश में भ्रष्टाचार, लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित किया, उसी तरह इलेक्शंस को कैसे इन्होंने भ्रष्ट किया, कैसे बूथ कैप्चरिंग की, कैसे जबरदस्ती, कैसे ये इलेक्शंस जीतते रहे हैं। और वो तमाम वो जो है ना, वो जो इन्होंने विष बेल बोई थी ना, आज उसने पूरे देश को जकड़ लिया है और खुद इनको जकड़ लिया और इनको तो एकदम खाई गई वो विष बेल। तो सब मुझे आज बैठे बैठे ये किस्सा याद आ गया। और ऐसे ही किस्सा गोई हम राजनीतिक किस्सा गोई अपने आगे वाले आने वाले एपिसोड्स में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।